अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड इन क्लास आपका फर्स्ट ये आपके पास है लेक्चर है चैप्टर नंबर 15 के ऊपर। इसमें हम कवर करेंगे होमोस्टेसिस स्टार्ट से लेकर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स यूरिया साइकिल तक। ठीक है, ये हमारे पास आज का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोस्टेसिस होता क्या है। बेटा, हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को किसी भी बॉडी के किसी भी एनिमल के ऑलमोस्टेसिस पे रखना होता है। हीमोस्टेसिस का लिटल मतलब है कि जो इंटरनल चीज़ें जिस तरह हैं उधर ही रहे, लेकिन बायोलॉजिकली हम उसे क्या कहते हैं कि ये विद इन रेंज के अंदर एक रहे कि जितना जो भी एनिमल है या प्लांट है टॉलरेट कर सकता है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। अब इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक ऑस्मो रेगुलेशन है। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन is generally between the organism and its environment. The solute and gain of water loss is called osmoregulation। ठीक है, हमने solute और पानी का लॉस और गेन को हम क्या कहते हैं, osmoregulation। एक्सक्रीशन क्या होता है? ये वो मैकेनिज्म है जिससे जो नाइट्रोजनस स्पेसीज होती हैं वो क्या की जाती हैं, बॉडी से एलिमिनेट की जाती हैं। थर्मोरेगुलेशन क्या होती है बेटा? इसके अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको टॉलरेबल रेंज के अंदर रखा जाता है। ये हमारे पास क्या आती है, थर्मो रेगुलेशन। ये आपके इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इसके बाद आपके पास ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स आ जाता है कि हाइड्रोफाइट्स की अडेप्टेशन बताएं। हाइड्रोफाइट्स बेटा वो प्लांट्स होते हैं जो आपके पास पाए जाते हैं इन एक्सेस ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। तो अब इनके पास ये मसला नहीं है कि इनके पास पानी नहीं है, इनके पास मसला ये है कि इनके पास पानी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये सरफेस एरिया इनका लार्ज काफ़ी होता है टू ट्रांसपायर द वाटर एक्सेसिवली। ठीक है, और दूसरे इनके जो स्टोमेटा होते हैं अपर सरफेस पे पाए जाते हैं। आम तौर पर जो स्टोमेटा होते हैं बेटा लोअर सरफेस ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं और प्लांट लीफ पे पाए जाते हैं। इसके स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं, अपर पे पाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो। राइट द अडाप्टेशन ऑफ मीजोफाइट्स। मीजोफाइट की अडाप्टेशन क्या होती है बेटा? जब सफिशिएंट इनके पास वाटर होता है तो इनके स्टोमेटा ओपन रहते हैं ताकि वाटर का लॉस होता रहे, ट्रांसपरेशन होती रहे। लेकिन जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होते हैं तो इनके स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। मीजोफाइट जो नॉर्मल आप प्लांट्स देखते हैं, मैंगो का ट्री है, ऑरेंज का वगैरह, ये मीजोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो हमारे पास है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स ऑफ जीरोफाइट। जीरोफाइट के अडाप्टेशन क्या है बेटा? क्योंकि जीरोफाइट प्योर टेरेस्ट्रियल है, इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो फिर इनके पास क्या मामला हैं? जो आपके पास जीरोफाइट्स हैं ये स्मॉल थिक लीव्स होते हैं। जितने लीव्स स्मॉल होंगे उतने ही कम स्टोमेटा होंगे, उतना ही कम सरफेस एरिया होगा, उतनी ही कम क्या होगी, ट्रांसपरेशन होगी। क्यूटिकल थिक होती है, वैक्सी होती है, लेदरी होती है। वैक्सी का फ़ायदा क्या होता है, अंदर का पानी बाहर नहीं आ रहा, बाहर का पानी कहाँ नहीं आ रहा, अंदर नहीं आ रहा। अब बाहर तो पानी है नहीं तो कम से कम अंदर का पानी क्या रह रहा है, बचा रह रहा है। स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस ऑफ लीफ पर होते हैं और डिप्रेशंस में होते हैं। ये दो दफ़ा लिखा गया तो आप इसको कट कर दें। जो रेनी सीजन के अंदर जब कभी कभी बारिश हो जाए डेजर्ट के अंदर तो इनका जो वाटर है इनके सक्सेलेंट ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। इसके बाद ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ये डिफरेंस आता होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फॉर्मर्स बेटा वो होते हैं जो अपना बॉडी का जो ओस्मोलैरिटी है वो बाहर के मुताबिक रखते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ कह रहा हूँ कि पहले वो एक जगह पर है, वहाँ पे ओस्मोलैरिटी है 1.2, तो अपनी बॉडी को भी 1.2 कर लेंगे। बाहर अगर 1.4 तो वो भी अपनी बॉडी को क्या कर लेंगे, 1.4 कर लेंगे। ठीक है, चाहे अगर उसको हम ज़्यादा कर दें कम कर दें, वो जो बाहर है उसको क्या करेंगे, अंदर रखेंगे ताकि आइसोटोनिक रहे। ठीक है, और ओस्मो रेगुलेटर क्या है, इनका अपना एक प्योर है। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस है, ह्यूमन के अंदर 0.9% साल्ट पाया जाता है ब्लड के अंदर। तो जो मर्जी हो जाए ब्लड 0.9% ही रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि चलो ब्लड का थोड़ा सा ज़्यादा कर लें थोड़ा सा कम कर लें, नो, ये पॉसिबल ही नहीं है, हम इस तरह से डिज़ाइन ही नहीं है।
इनको कोई एक्टिवली एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, इनको साथ साथ एक्टिवली एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ज़्यादा पानी आ गया है तो चलो उसको निकालना है, कम पानी है तो उसको करना है, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर्स की एग्जांपल में मेरेन इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, हैग फिशेस आ जाती हैं। ओस्मो रेगुलेटर में बेटा ह्यूमंस और मैमल्स आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, मेरेन इन्वर्टिब्रेट्स ओस्मो रेगुलेट कैसे करते हैं? जो मेरेन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा वो हैं ओस्मो कन्फॉर्मर्स। अच्छा, ओस्मो रेगुलेट का मतलब इधर ओस्मो रेगुलेटर नहीं है, ओस्मो रेगुलेट का मतलब होता है कि वो किस तरह से ओस्मोसिस या वो ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, जो मोस्टली मेरेन इन्वर्टिब्रेट हैं वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हैगफिश है जो आपके पास आइसोटोनिक है या जो ओस्मो कन्फॉर्मर में आती है। अच्छा, इसी तरह जो कार्टिलेजियस फिशेस हैं बेटा इनका बड़ा एक मज़ेदार सा है मामला। कार्टिलेजियस फिशेस किस तरह से उसमें रेगुलेशन करती हैं? बेटा एक, इनके अंदर मेंटेन लोअर इंटरनल कंसंट्रेशन दैन द सी वाटर। दूसरा, इनकी जो किडनीज हैं बेटा ये ऑस्मो रेगुलेट करती हैं एक्सेसिव साल्ट को थ्रू द गिल्स और आल्सो रेक्टिल ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सेसिव जो साल्ट आता जा रहा है मरीन के अंदर वो आपके पास बाहर फेंकते जाएंगी। और जो यूरिया है बेटा ये भी रिटेन कर सकती है इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन। तो ये तीन चीज़ें हैं कि वो चाहती हैं कि वो इंटरनल साल्ट से कम रखें। दूसरा, जो इनकी किडनीज़ हैं वो इस तरह से डिज़ाइन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो साल्ट्स हैं वो एक्सक्रीट आउट करती हैं। इसी तरह इनके जो गिल्स हैं और ये भी साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स होते हैं। और जो यूरिया बेटा ये भी अपने अंदर क्या कर सकती हैं, उसको रिटेन करती हैं। इसके बाद बेटा आपके पास है कि अगर वो यूरिया अपने अंदर रिटेन कर रही है तो फिर वो यूरिया से बचती कैसे? क्योंकि यूरिया हार्मफुल है। जो हार्मफुल यूरिया बेटा वो आपके पास सॉरी हाई कंसंट्रेशन है यूरिया की, वो हार्मफुल है। तो इसके लिए हम दूसरा केमिकल यूज़ करते हैं TMAO, ट्राई methyl अमाइन ऑक्साइड, जो प्रोटेक्ट करती है बेटा फिशेस को अगेंस्ट द यूरिया। इसके बाद अडाप्टेशन क्या है बोनी फिशेस की? बोनी फिशेस क्या अडाप्ट करती हैं बेटा? बोनी फिशेस ने अपने ये सीधा सीधा हिसाब रखा हुआ है। ये सबसे पहले पानी पीती हैं, पानी पीने के बाद आपके पास पानी अंदर साल्ट बाहर। ठीक है, इसलिए जो इनका यूरन होता है वो मैक्सिमम कंसनट्रेटेड होता है और इसमें मिनिमम क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा ओस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर में। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर में कैसे होते हैं। अक्सर का इधर बच्चे ना सिर्फ लिख आते हैं कि भाई इसमें फिशेस में क्या होती है या इसमें क्या होता है। ओस्मो रेगुलेशन बेटा आपके पास फ्रेश वाटर के अंदर दो चीज़ें हैं। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ जिसमें अमेबा पैरामीशियम आते हैं, में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल लगा हुआ है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल होता है जो आपके पास वाटर को एक्सेसिव वाटर को पंप आउट करता है। फॉर एग्जांपल, कमरे में पानी आ रहा है एक जगह से, दूसरी जगह पे मोटर लगी है, कमरे से पानी निकलता जा रहा है। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी यही काम है। कई जो आपके पास फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं जिसमें फिशेस आ जाती हैं, उनका जो यूरिन होता है वो बड़ा डाइल्यूट होता है क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि पानी तो वैसे ही बड़ा ज़्यादा आ रहा है। फ्रेश वाटर क्योंकि हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से हमेशा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जाएगा, तो इसका मतलब है कि बाहर से पानी कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो उन्हें मसला नहीं है, पानी की कमी नहीं हो रही इन्हें। तो ये यूरिन क्या कर, बल्कि पानी की ज़्यादती हो रही है, तो ये यूरिन क्या करते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं। सी वाटर वाले यूरिन कंसनट्रेटेड बनाते हैं और जो आपके पास फ्रेश वाटर वाले हैं बेटा वो क्या बनाते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं। और तीसरी अडाप्टेशन क्या है बेटा कि जो लॉस ऑफ साल्ट हो रहा होता है उसको आप क्या करते हैं, ये साल्ट अपटेक करते हैं गिल्स से और स्किन से। आपने देखा होगा घर में जो मछलियाँ होती हैं वो नीचे बजरी वगैरह को चाट रही होती हैं, वो क्यों कर रही हैं होती हैं बेटा, उधर से साल्ट निकाल रही होती हैं। इसके बाद ओस्मो रेगुलेशन लैंड में कैसे होती है? ओस्मो रेगुलेशन लैंड में, चूंकि ये बहुत बड़ा था, इस आपके लिए मैंने आपको छोटा कर दिया कि सबसे पहले इनमें वैक्सी एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स में, और वर्टिब्रेट्स में बेटा क्या बन गई हुई है, स्किन बन गई हुई है, जिससे पानी का लॉस का आता है बड़ा कम हो जाता है। फूड्स के अंदर से हम अपने पानी, मतलब मिसाल के तौर पर आप पानी ना पिए तो 7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आप वो खाने इस तरह के खाएं जिस तरह फ्रूट खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उसमें से भी आपके पानी की कंसंट्रेशन पूरी हो रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ पानी ही नहीं पिएंगे तो पानी का मतलब पानी है, आप खाना खा के भी खाली जिंदा रह सकते हैं।
क्यों? हमारी बॉडी अडॉप्टेड है कि हमारे जो फूड है उसके अंदर से भी वाटर को इनटेक कर रही होती है। और जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है जो बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेज ऑफ वाटर में पाए जाते हैं, वो अपना यूरिन और उनकी किडनी इस तरह से होती है कि वो मैक्सिमम मैक्सिमम जो वाटर है उसको क्या कर रही होती है बेटा, वो रीअब्जॉर्ब कर रही होती है। और जो यूरिन बना रही होती है वो बड़ा ज़्यादा क्या बना रही होती है, कंसनट्रेटेड बना रही होती है। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं कि आपके पास वैक्सीस्केलेटन है, ड्रिंकिंग और मॉइस्ट फूड है, और आपके पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की जो किडनीज हैं बेटा वो वेल अडॉप्टेड है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर अबाउट 180 लीटर 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, और यूरिन कितना बनता है 1.6 लीटर। तो तकरीबन 99.95% तक आपके पास जो यूरिन है वो क्या, उसमें से पानी क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर एनहाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस बेटा आपके पास क्या है, ये वो एबिलिटी है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जिससे ये टॉलरेट कर सकते हैं डिहाइड्रेशंस। और ये हर एक में मतलब कि क्या होती है, डिफरेंट होती है। आपकी एनहाइड्रोबायोसिस अलग होगी, स्नेक की अलग होगी, मतलब कि फ्रॉग की अलग होगी, तो इस तरह सारे मामला आता है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में मुख्तलिफ आपके पास टॉपिक्स आते हैं। इसमें से हो सकता है आपने चंद एक पहली दफ़ा ही पढ़ रहे हो कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वैक्यूल इन प्लांट एक्सक्रीशन। बेटा प्लांट्स एक्सक्रीशन में आपके पास वैक्यूल का क्या रोल है। प्लांट हैव लार्ज वैक्यूल, दे कैन आल्सो यूज फॉर ईदर स्टोरेज और ऑफ यूजफुल कंपाउंड एंड द स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस। और अक्सर बात ऐसे होता है कि जो वेस्ट क्रिस्टल्स होते हैं वो किसके अंदर अकोमुलेट होते हैं, वैक्यूल के अंदर ही अकोमुलेट होते हैं। तो वैक्यूल का ये रोल है, ठीक है। इसके बाद आपके पास वाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स। लीव्स को एक्सक्रीटोफोर क्यों कहा जाता है बेटा, आपके पास लीव्स को एक्सक्रीटोफोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाउ लीव्स रिमूव वेस्ट, ये दो अलग अलग हैं। लीव्स एक्सक्रीटोफोर क्यों है, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है कि लीव एक्सक्रीटोफोर इसलिए है बेटा कि आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये एक्सक्रीट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये एक्सक्रीटोफोर है। दूसरा अगर हम बात करें कि जो लीव्स हैं ये किस मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, ये बेटा आपके पास जो लीव्स हैं वो वेस्ट कैसे बेटा रिमूव करते हैं। बेटा लीव्स इस तरह से वेस्ट रिमूव करते हैं कि आपके पास सबसे पहले जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं बेटा वो कहाँ आएंगे, लीव्स में आएंगे, लीव्स में स्टोर होंगे, और उसके बाद जब लीव्स झड़ जाएंगे तो वो आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ख़त्म हो गया। तो ये आपके पास वो पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपके पास जो लीव्स हैं वो वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं। इसके बाद है कि जो प्लांट्स हैं वो स्टेम के ज़रिए किस तरह एक्सक्रीशन कर रहे हैं। बेटा कुछ प्लांट्स, सारे नहीं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बड़े एक्टिवली करते हैं, कुछ ज़रा पैसिवली करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने केमिकल्स जो ब्रांचेस वगैरह में, ट्रंक्स वगैरह में, स्पेशली ओल्ड जाइलम जो कंडक्शन नहीं करवा रही होती उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए। स्टोर नहीं, एक्चुअली वो जाइलम तो डेड ही हुई होती है, तो उसके अंदर वो डाल देते हैं वेस्ट मटेरियल। वो वेस्ट मटेरियल भी डंप हो जाता है, जाइलम के अंदर भी थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। दिस टेक प्लेस इन इबोनी विच प्रोड्यूस अ वेरी ब्लैक वुड एट द सेंटर, दे कंसिडर टू बी द वेस्ट मटेरियल बाय द प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। इसके बाद बेटा क्या है कि क्या येलो जब हो जाते हैं ऑटम में लीफ, तो इसका मतलब है कि उनका क्लोरोफिल ख़त्म हो गया, नहीं, क्लोरोफिल नहीं ख़त्म होता। हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल जो आपके पास है वो दो तरह की लाइट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, रिफ्लेक्ट कर देता है, एक ग्रीन और एक येलो। लेकिन ग्रीन चूंकि डोमिनेट कर जाती है तो आपको पता नहीं लगता कि येलो कलर का आपके पास भी रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन जब मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, हैवी मेटल्स आ जाते हैं, उसकी वजह से जो येलो का अफेक्ट था जो पहले मास को हो रहा था,
अब वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर वाला इफेक्ट था वो क्या हो जाता है, मास्क हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन द चेंज ऑफ कलर इन दीज लीव इज नॉट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल एज अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑटम लीव शो दैट द लीव्स आर लोडेड विद द पिगमेंट जो नॉर्मली होता है prior to the falling of many toxic material like heavy metal increase sharply as the yellowing proceed। फिर एंड पे बेटा आपके पास एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के आपके पास स्ट्रक्चर ड्रा करें यूरिया का, यूरिक एसिड का और अमोनिया का। अमोनिया का बेटा आपके पास NH3 है, यूरिया का 2NCN2H2 है और O है आपके पास है और यूरिक एसिड का ये फार्मूला आपके पास है गिवन है। फिर आपके पास एक्सक्रीशन इन एनिमल्स आ जाता है। इसमें हमने यूरिया साइकिल ड्रा करना है। ऑर्थनिन है, ऑर्थनिन में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जाते हैं और सिट्रोलिन बना देते हैं। सिट्रोलिन में एक और अमोनिया ऐड होती है तो आर्जिनोसक्सिनेट बन जाता है। आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन बनता है, आर्जिनिन से यूरिया निकल जाता है और दोबारा से ऑर्थनिन का ये साइकिल चलता रहता है। बेटा ये आपका आज का लेक्चर था। इन द केस अगर इसमें कोई इशू है तो पूछ लीजिएगा। आपका होप्स हो कि फर्स्ट चैप्टर के कोई 3 से 4 वीडियोस बनेंगी, ठीक है। लाजमी तौर पे इसको देखिएगा, दोबारा भी पढ़िएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।